हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है, मज़े में, आनंद में है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। आज आगे हम क्या बात करेंगे? एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। पिछले लेक्चर में क्या किया था? पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स कर लिए थे। उससे पहले हमने कुछ इंट्रोडक्शन किए थे 1.3 के, फिर हमने एग्जाम्पल्स किए। काफ़ी एग्जाम्पल्स थे, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स थे। हमने वो किया, उसको समझा। अब अगर आपने वो लेक्चर देखा है तब तो यहाँ पर आपको जो आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज के जो आपके क्वेश्चंस हैं बुक के, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, जो एग्जांपल्स हमने किए थे वो सारे आपने देखे हैं, समझे हैं, तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। वैसे ही क्वेश्चंस हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि ईजिली हो जाएंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आपको ये सारे क्वेश्चन समझने हैं, करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज क्या करेंगे हम? एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो सारे क्वेश्चंस हम करते हैं। देखिए क्या दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो सिंपल क्वेश्चन है कि लेट एफ इज एफ 134 टू 125, यानी हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो किससे किस में जा रहा है, यानी कैसे डिफाइन किया है कि 134 टू 125, ये हमारे पास f दिया हुआ है। और साथ ही साथ देखो वैल्यू हमें क्या दे रखा है, फंक्शन f इज इक्वल टू क्या है, 1 2 और 3 5 और क्या दिया हुआ है, 4 1, ये हमारे पास दिया हुआ है। ये फंक्शन f के लिए दिया हुआ है। ऐसे ही आपको g के लिए क्या दिया हुआ है, g जो है आपका फंक्शन 1 2 5 टू 1 3 1 3। इसका मतलब आप जानते ही हो क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, हर क्वेश्चन में हम ये बात कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब होता है, कि ये फंक्शन दिया है, इसका मतलब क्या होगा, ये डोमेन होगा, ये कोडोमेन हो गया। जो इनपुट जिसको हम इजी लैंग्वेज में समझते थे, यानी हम जो एक्स की वैल्यूज़ पुट करते हैं वो किस में से करते हैं, इसमें से, डोमेन में से, और हमें वैल्यू किस में से मिलेगी, इसमें से, यानी कोडोमेन में से। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। और यहाँ पर जी फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है कि जी जो है आपका वो 1 3 और 2 3 और क्या है 5 1 है, ये आपको दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जानते ही हो क्या है, कि यानी अगर आपने वैल्यू 1 पुट किया तो आपको आंसर क्या मिला, 2 मिला। यानी आपने डोमेन में से x लिया, को डोमेन में से आपको आंसर क्या मिल गया, 2 मिल गया। ये बात हम अच्छी तरह से समझते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है, जो अपन ने पिछले चैप्टर्स में जब किए थे, पिछले एक्सरसाइज में, तब आपको बताया गया था कि ये जो पहले लिखा जाता है, यानी ये क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं। अपने पास कौन से पेयर्स हैं, ये पेयर्स हैं। तो इन पेयर्स में जब हम बात करते हैं तो जो पहला एलिमेंट्स होता है, जो पहले लिखा जाता है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, यानी वो हम कहाँ से आता है, डोमेन में से आता है, यानी वो डोमेन के एलिमेंट्स हैं। और जो बाद वाले होते हैं वो क्या होती है, इसकी रेंज होती है, यानी कि ये कोडोमेन में से होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 1 की इमेज हो गई 2, 3 की इमेज हो गई 5 और 4 की इमेज हो गई 1। क्या हो गई, ये 1 हो गई। इसको अगर आप ऐसे समझो, मैपिंग से अगर एक बार आपको समझाना चाहूँ तो क्या दिया है, देखो ये 1 3 4 दिया है, अगर 1 रखा और इधर क्या दिया है 1 2 5, 1 रखते ही आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया, 3 रखा तो 5 और 4 रखा तो 1, यानी 1 की इमेज हो गई 2, 3 की 5 और 4 की 1। ये आपको बताया था कि इसको हम पहले लिखते हैं, इसको हम बाद में लिखते हैं। ये बात क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि क्या, कि f1 लिया तो हमारे पास क्या आ गया 2, यानी कि 1 रखा तो 2 आया, यानी f1 इज इक्वल टू 2, और f3 इज इक्वल टू क्या आ गया 5, एंड f4 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यानी अगर आपने वैल्यू यहाँ g1 पुट किया तो आपको मिला 3, ऐसे ही g2 पुट किया तो वैल्यू मिल गई फिर से 3, और यानी जी फंक्शन में आपने 5 वैल्यू पुट की तो आपको क्या मिल गया, आउटपुट में 1 मिल गया। ऐसा है, ये बात समझ में आ गई। अब आपको कह रहा है कि राइट डाउन GOF निकालना है आपको। क्या निकालना है, GOF। अब आपको पता है GOF कैसे निकालते हैं, यानी GOF का मतलब जो पहले दिया, यानी F देखो। अब ये इसमें क्या होता है कि GOF जो नया कंपोजिट फंक्शन हमें मिला, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जब हमने किया था, जो कंपोजिट फंक्शन है, पहले तो हमें पता करना होगा कि इसकी डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, तभी तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसके लिए आपको बताया था कि क्या, पहले f लिखते हैं। f कहाँ से कहाँ तक है,
यहाँ लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं f, f कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है हमें, f दिया है 134 to 125, एक तो ये है। दूसरा हमारे पास क्या है, g है, g आपका क्या है 125 to 13, अब आपको बताया था क्या ये एक्स वाई और ये वाई एक्स है, तो वाई वाई कॉमन आ गया, इसको हम छोड़ देते हैं, यानी एक्स टू दिस, यानी वाई जेड है, सॉरी एक्स नहीं जेड, एक्स टू वाई, ये वाई टू जेड, तो वाई कॉमन है, इसको हम छोड़ देते हैं, क्या आ जाता है हमारे पास एक्स टू जेड आ जाता है। इसका मतलब जो हमारे पास नया फंक्शन आएगा, पहले एफ लिखा है बाद में जी लिखा है, तो मतलब ये क्या हो गया, जी ओ एफ हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी इसकी जो डोमेन हो गई वो 134 हो गई, और कोडोमेन क्या आ गई इसकी, या रेंज क्या आ गई इसकी 13 आ गई। क्लियर, चले ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, जी ओ एफ। अब जी ओ एफ कैसे निकालते हैं, जो बाद में होता है हमारे पास फंक्शन, उसी की इनपुट लेते हैं, उसी का डोमेन लेते हैं, नहीं एक्स क्या है, एफ फंक्शन है ना हमारा, उसी को हमने एक्स माना है, तो एक्स क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया एफ एक्स, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यानी एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स। और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स को हम ऐसे लिखते थे, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी वैल्यूज़, जी ऑफ एफ एक्स हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमें निकालना क्या है, जी ओ एफ निकालना है ना, तो जी ओ एफ अगर मैं एक्स की जगह पर क्या ले लूँ, अब एफ के इनपुट्स देखो क्या क्या है, डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 3 और 4, तो मैं पहले ले लेता हूँ 1, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जी ऑफ F1, जी ऑफ F1। अब F1 की वैल्यू क्या है आपके पास, F1 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, G2, और G2 की वैल्यू क्या है 3, इसका मतलब जी ऑफ F1 क्या आ गया 3 आ गया, यानी मैं 1 रखूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 3 मिलेगा, यानी जो कंपोजिट फंक्शन मिला जी ऑफ एफ, जी ओ एफ, उसके अंदर 1 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, जी ओ एफ 2 पुट किया, यानी जी एफ 2 क्या हो जाएगा हमारे पास F2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 2 नहीं है, इसके अंदर इनपुट 3 है, तो हम क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। ठीक है, 3, डोमेन में 2 है नहीं ना, तो 2 कहाँ से ले लेंगे, 3 है, तो हम क्या पुट करेंगे, जी F3 हमें दे रखा है 5, तो F3 की जगह मैंने रख दिया 5, तो मुझे क्या मिल गया नया, G5 मिल गया। G5 की वैल्यू क्या हमें पता है, बिल्कुल पता है, कितनी है वो 1 है, यहाँ पर कितना आ गया 1। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, GOF, अगला क्या है 4, तो हम 4 वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, GF4, और F4 की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1, और G1 मिल गया हमें नया, और G1 कितना दे रखा है हमारे पास 3 दे रखा है, कितना दे रखा है 3। इसका मतलब आपको GOF मिल गया, GOF मिल गया, GOF 1 रखा तो 3, GOF 3 रखा तो 1, GOF 4 रखा तो 3 आ गया। अब इसको अगर आप इस तरह से लिखना चाहो कैसे, कि GOF इज इक्वल टू क्या आया, यानी 1 रखा आपने तो क्या मिला आपको 3, नेक्स्ट 3 वैल्यू रखी आपने तो 1 मिल गया, और 4 रखा तो कितना मिल गया 3। क्लियर है, यानी GOF अपने पास क्या आ गया, ये आ गया, और GOF हमें निकालने को बोला था। आप इस तरह से लिख सकते हो कि 1 रखा तो 3, 1 रखा तो 3, 3 रखा तो 1, और 4 रखा तो 3 मिल गया। ठीक है, 4 वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। क्लियर है, आगे बात समझो, बहुत ही सिंपल सा था ये, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने और भी क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे किए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर शो दैट एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, और एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। अब ये क्या एक प्रॉपर्टी है जो हमने 11th क्लास में भी पढ़ी थी, आपको ध्यान हो कि हमने क्या पढ़ा था 11th क्लास में, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एफ प्लस जी एक्स, इसको हम क्या लिख लेते थे एफ एक्स प्लस जी एक्स, और एक डॉट वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, एफ डॉट जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता था एफ एक्स डॉट जी एक्स। इसका यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, आओ
ठीक है, ये आपको मालूम है, अभी इसको वापस लिखवा देंगे आपको। क्या लिखा है देखो, पहले हम इसको लेते हैं, किसको, एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये है हमारे पास। अब ये दिया है तो हम क्या करेंगे, देखो ये क्या लिखा है, एफ प्लस जी ऑफ एच। आपको पता है कि हम जब लिखते हैं, अगर हमारे पास ऐसा लिखा होता है एफ ओ जी, तो हम, या एक्स ऐसे लिखा होता है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, एफ जी एक्स, इस तरह से लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं, एक हम मान लेते हैं क्या, x एक फंक्शन सॉरी एक वैल्यू मान लेते हैं जो कि किस में हो, कोई भी x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ x माना है ना, वैसे यहाँ पर भी क्या मान लेते हैं, x। जैसे f प्लस जी ओ एच एक्स, ये मान लिया मैंने, क्या मान लिया, ये मान लिया, ठीक है। तो इसको क्या कर लिख सकते हैं अपन, कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब ये f प्लस जी ऑफ एच एक्स आ गया, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, कैसे, f प्लस जी, ये तो है ही, साथ में इसके क्या है, ये एच एक्स, ओ हटा करके हम क्या लिख देते हैं, एच एक्स लिख देते हैं। ये बात समझ में आ गई। यानी f ऑफ जी एक्स को मैंने क्या लिखा, एफ एच एक्स, एफ जी एक्स, यानी f के अंदर जी एक्स, क्या आ गया, जी एक्स किसके अंदर आ गया, f के अंदर आ गया। वैसे ही f प्लस जी को भी हम क्या, सॉरी एच एक्स को भी हम क्या करेंगे, f प्लस जी के अंदर ले लेंगे, ठीक है, f प्लस जी के अंदर आ गया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी 11th क्लास वाली, जहाँ पर क्या लिखा था, f प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसे ही होता था, उसको हम क्या लिख देते थे, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसा लिखते थे। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिख देंगे, देखो कि एफ एच एक्स हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा, एफ एच एक्स प्लस ये क्या बन जाएगा, जी एच एक्स। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग करके, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या लिखा है, एफ के अंदर एच एक्स है, ये जी के अंदर एच एक्स है, ये भी क्या होता है, एफ के अंदर जी एक्स होता है ना। ये क्या है, f के अंदर एच एक्स है और ये g के अंदर एच एक्स है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, f ऑफ जी एक्स को क्या लिखा, f के अंदर जी एक्स, यानी इसका उल्टा भी लिख सकता हूँ कि अगर ऐसा लिखा है तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो लिख देते हैं इसको, f के अंदर एच एक्स है, मैं इसको f ऑफ एच एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, g ऑफ एच एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। ये इसके बराबर में चल रहा था, तो इसके बराबर में चल रहा था, तो इसको क्या करते हैं, आगे देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। ये आ गया, यानी यहां पर हमने क्या लिखा था, f प्लस जी ओ एच एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, एफ ओ एच एक्स प्लस जी ओ एच एक्स, ये आ गया। अब दोनों तरफ से अगर मैं x हटा दूं तो क्या मिल जाएगा अपने को, f प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एच, ये आ गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है, सिंपल सा है, ये चीज़ हम पढ़ते आए हैं, वही चीज़ है यहाँ पर, और कुछ भी नया नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं इसके अंदर, अपन करेंगे सारे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, हो जाएंगे फटाफट। चलिए ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसी के अंदर ये दूसरा पोर्शन क्या दिया है, एफ डॉट जी ओ एच, यानी अब डॉट वाला करते हैं अपन, कौन सा वाला, डॉट वाला। तो क्या दिया है, सबसे पहले देखो, एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट डॉट जी ओ एच, ये दिया है। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन हमारे पास दिया है, लेट एफ डॉट जी ओ एच एक्स, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। ऐसा, अब ऑफ एच एक्स है, तो इसको मैं यार कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, देखो ये ऑफ लगा, जैसे यहाँ किया था ना अपन ने, ओ हटा करके हम कैसे लिख देते थे, इस तरह से लिख देते थे। तो यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, कैसे कि एफ डॉट जी एफ डॉट जी
एच एक्स, ये आ गया। अब डॉट वाली प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी कौन सी, कि अगर एफ डॉट जी एक्स हो तो हम इसको क्या लिखते थे, एफ एक्स डॉट जी एक्स, एफ एक्स डॉट जी एक्स लिख देते थे। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, एफ एक्स डॉट जी एक्स। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या करेंगे, इसको अलग लिखेंगे कि एफ ऑफ ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एच एक्स आ जाएगा, डॉट जी ऑफ ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एच एक्स आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, सेम वही एफ ऑफ एच एक्स डॉट जी ऑफ एच एक्स, इस तरह से लिख सकता हूँ, ओ लगा के, इसको ओ लगा के लिख सकता हूँ। अब अगर हम क्या करें, दोनों तरफ से एक्स हटाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। ये क्या था, हमें प्रूफ करना था, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आगे बात समझ में, सिंपल सा था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसको भी देखो कैसे करेंगे, कि हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है, और कह रहा है जी एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 5x माइनस 2, ये दिया है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले एक तो जी ओ एफ निकालना है और एक एफ ओ जी निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, आपको पता ही है कैसे करते हैं, बहुत वही मेथड है भाई। सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अगर अपन कॉन्सेप्ट समझ गए, सब क्वेश्चन उसी मेथड से ही करते चलना है अपन को, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। हमारे पास एफ एक्स है और क्या है, जी एक्स है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, जी ओ एफ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी ओ एफ एक्स, ये लिख सकता हूँ। जी ओ एफ एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओ हटाएंगे तो जी ऑफ एफ एक्स इस तरह से बन जाएगा, ऐसा बनेगा। अब देखो हमारे पास ये क्या आ गया, जी एक्स फंक्शन बन गया। कैसा फंक्शन बन गया, जी एक्स। देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, कि जी एक्स एक फंक्शन आया, तो जी एक्स कहाँ पर है, ये रहा। देखो यहाँ एक्स था तो यहाँ पर भी क्या है, मोड ऑफ 5x माइनस 2। अगर मैं इसको जी एक्स एक फंक्शन मानूँ तो एक्स की जगह एक एफ एक्स आ गया, यही तो चेंज हुआ और कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी है, इसकी वैल्यू हो गई 5x माइनस 2 का मोड। तो मैं अगर x की जगह एफ एक्स आया तो इस x की जगह भी एफ एक्स रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो वही काम अपन करते हैं, क्या करते हैं, देखो g ऑफ एफ एक्स आया तो मैं काम करता हूँ कि मोड ऑफ 5, ये जो x था ना, इसकी जगह रख देता हूँ एफ एक्स, और बचा क्या, माइनस 2, बस, और कोई चेंज नहीं। जैसा फंक्शन था वैसा का वैसे ही हमने लिखा। अब हमारे पास एफ एक्स की कोई वैल्यू है, हमारे पास बिल्कुल एफ एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है, मोड ऑफ एक्स। तो 5 इसकी जगह रख दूंगा मोड ऑफ एक्स माइनस 2, 5 मोड ऑफ एक्स माइनस 2। ये क्या आ गया हमारे पास, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, जी ऑफ एक्स, ठीक। अब हम क्या, ये बात समझ में आ गई इतनी। अब हम क्या निकालेंगे, एफ ओ जी, एफ ओ जी एक्स। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब आपको क्या ये फंक्शन नहीं दिख रहा कि f के अंदर जी एक्स है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे f के अंदर x है, g के अंदर x है, ये f के अंदर जी एक्स हम ऐसे ही पढ़ते हैं इसको। तो ये एफ एक्स फंक्शन आ गया, यहाँ पर एफ एक्स की फंक्शन क्या दे रखा हमारे पास, मोड x, यानी यहाँ x है तो यहाँ भी x है। अब इसमें और इसमें इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर x था तो यहाँ जी एक्स आ गया। तो हम फंक्शन में भी क्या करेंगे, यहाँ पर x है तो हम वहाँ पर क्या लगा देंगे, जी एक्स लगा देंगे, यानी हमारे पास क्या मिल गया, मोड ऑफ जी एक्स, यही तो मिला, ठीक है। x था तो मोड ऑफ x, जी एक्स है तो मोड ऑफ जी एक्स, सिंपल। अब जी एक्स की हमारे पास कोई वैल्यू है, जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास, देखो कितनी, मोड ऑफ 5x माइनस 2, ये है, और एक मोड पहले से लगा हुआ है, यानी डबल मोड आ गया यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो गया, यानी हमारे पास क्या आ गया, एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू, ये आया हमारे पास। अब डबल मोड लगा हुआ है, आप अगर बुक में देखोगे तो आपको आंसर क्या दिया हुआ है, आपको आंसर दिया हुआ है एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 5x माइनस 2, केवल सिंगल मोड लगा रखा है, एक ही बार मोड लगा रखा है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्यों नहीं है, देखो हम भी लिख सकते हैं इसको, एक मोड हटा करके एक
अपन क्या करेंगे, सिंगल मोड ही लगाएंगे। कैसे, देखो क्या होता है मोड का मतलब क्या होता है कि मोड के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो उसको ये क्या कर देगा, मोड क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, मोड का मतलब यही होता है कि नेगेटिव नंबर को क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। तो एक अंदर जो मोड लगा है, अगर 5x - 2 की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव के अंदर मोड लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव को अगर मोड के अंदर रखें अपन, या मोड के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए अगर आप सिंगल मोड लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डबल लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सेम आना है। यानी दूसरे मोड का कोई मतलब नहीं, उसका कोई काम हुआ ही नहीं, पहले से पॉजिटिव था फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई काम ही नहीं किया इसने। तो क्या किया, उसको हटा दिया, केवल पहले वाले मोड को रखा और आंसर। तो ये आंसर हो गया आपका FOG, और ये क्या हो गया आपका GOF। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, फर्स्ट वाला किया हमने, ये वाला। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन इसी का, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। तब तक एक बार इसको आप वीडियो पॉज करके क्या करोगे, बिल्कुल सही नोट करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको नोट करो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके, इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड पार्ट इसका है fx = 8x³ और gx हमारे पास क्या दिया हुआ है, x⁻⁴। वही हमें GOF और FOG निकालना है। तो GOFX कितना हो जाएगा आपके पास कि G(f(x), इसको हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था। ठीक है, अब ये gx फंक्शन बन गया, gx है, यहाँ x की जगह x है, यहाँ fx आ गया तो x की जगह fx रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, fx⁻⁴ ये आ गया, fx⁻⁴। अब fx की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 8x³। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8x³ ये बात समझ में आ गई क्या, 8x⁻⁴। सिर्फ वैल्यू पुट करी, कुछ नया कुछ किया नहीं है इसमें। तो अब देखो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, ये 8⁻⁴ है और x³ इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसका मतलब 8⁻⁴ का मतलब क्या होगा, ये 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है ना, और ये x³ है, इसकी भी पावर 1/3 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी 2x बचेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, GOFX कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, FOG फॉग निकालेंगे। फॉग क्या हो जाएगा हमारे पास, f(g(x), fx जैसा बन गया फंक्शन हमारे पास, तो fx क्या दे रखा है, 8x³। 8x की जगह क्या है यहाँ पर, gx है, तो ये क्या हो जाएगा, gx³ हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास 8 तो पहले से ही है, gx की वैल्यू क्या दे रखी है, x⁻⁴। तो 8 तो यहाँ पर है, और ये gx की वैल्यू है x⁻⁴ और इसका क्यूब है। तो ये पावर से ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 8x। तो FOGX हमारे पास कितना आ गया, 8x आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। सिंपल सा था, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ fx = 4x + 3/6x - 4 and x is not belongs to 2/3, then show that f of fx = x for all x is not belongs to x is not equal to 2/3, then what is the inverse of f? What is the inverse of f? यानी f इनवर्स निकालना है। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि सभी x इज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f ऑफ fx बराबर x है, और f का प्रतिलोम फलन क्या होगा वो भी निकालना है हमें। ठीक है, चलो तो प्रतिलोम फलन कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी है। एक तो आपको फंक्शन दे रखा है fx, दो चीज़ें यहाँ पर समझने की है। वैसे आपको पीछे कई बार समझा रखा है, फिर भी एक बार और देखो ध्यान से। एक चीज़ यहाँ पर ये लिखा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर x की वैल्यू
इसमें 2/3 अगर हम रख देंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कैसे बन जाएगा? नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी। देख लो एक बार आपको बता देते हैं कि जैसे ये 4x + 3 है, ठीक है, x की जगह आप कहो कि सर रख के बताओ कैसे होगा, तो ये रख दिया हमने 2/3, इसकी जगह भी रख दिया हमने 2/3 - 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है, ठीक है, ये आ गया मान लो 8/3 + 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 और ये 4 - 4 यानी ये टर्म जो हो जाएगी आपकी अपॉन में 0 आ जाएगी। और अपॉन में 0 कभी भी आता है वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड टर्म हो जाता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कभी भी x की वैल्यू 2/3 नहीं लेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे 2/3 नहीं लेंगे। और हमें चेक भी यही करना है कि जो f(f(x) है वो सभी वैल्यूज़ के लिए x ही वैल्यू देगा, वापस वही वैल्यू दे देगा, लेकिन x = 2/3 के लिए नहीं चेक करना है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स में निकालना है। अब एक चीज़ आपको बता दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें दे रखी f(f(x), इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो अब तक हमारे पास दो चीज़ आती थी, एक तो आता था FOG, एक आ जाता था GOF, दो अलग अलग फंक्शंस आते थे। अब की बार एक ही फंक्शन दे दिया, f ही दिया है और f के साथ ही f(f) दे दिया, यानी दोनों एक ही फंक्शन है। f(f) निकालना है और x जब हम वैल्यू पुट करेंगे हमें वापस मिलेगा x, और इसका इन्वर्स निकालना है हमें क्या होगा। तो जब हम FOG निकालते थे तो हम क्या लिखते थे, यही होता था GFX FGX, ये लिखते थे f(gx), और जब GOF निकालते थे तो g(f(x) निकालते थे इस तरह से। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर भी क्या निकाल देंगे हम, f के अंदर ही क्या रख देंगे fx, ठीक है। यानी क्या होता था, देखो FOG का मतलब क्या था हमारे पास, FOG लिखते थे, या GOF ले लेता हूँ, GOF खूब किया है, तो GOF में हम क्या लिखते थे, पहले f लिखते थे x to y, और g क्या हो जाता था हमारे पास y to x, ऐसा होता था। दो अलग अलग फंक्शंस होते थे। अब की बार एक ही फंक्शन दे दिया हमारे पास कि f(f) में ही निकालना है, यानी खुद से ही वैल्यू लेनी है और खुद से ही वापस वैल्यू मिल जाए, यानी सेट डोमेन भी खुद है, एक सेट खुद का ही है, अभी खुद ही है। जैसे x मान लो कोई सेट है, यही डोमेन है और यही कोडोमेन है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो कि यही तो क्या है डोमेन है और यही क्या है कोडोमेन है, दोनों एक ही फंक्शंस हैं। ये बात समझ में आ गई? तो हमें करना कुछ नहीं, बस वैसे ही सोल्व करना है और कुछ नहीं। तो f(f(x) कितना हो जाएगा, f(f(x) निकाल लेंगे अपन। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, f के अंदर fx रखना, ये fx आ गया हमारे पास, fx है, x की जगह x है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह fx पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4fx + 3 और 6fx - 4, ठीक है, ये आ जाएगा। fx की वैल्यू पुट करो 4, fx क्या दिया हुआ है 4x + 3 अपॉन 6x - 4 + 3 अपॉन 6, फिर से fx की जगह यही रखेंगे 4x + 3 अपॉन में 6x - 4 माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, सिंपल सी है, बस थोड़ा सा सॉल्यूशन का इसका लेंदी होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, वो भी इजी कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बस सॉल्व करना। और ऐसे क्वेश्चंस हम पीछे कर चुके हैं, एग्जांपल्स में क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम LCM ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 4, ये बचा 4x + 3 + 3, LCM लेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, नीचे आएगा नहीं, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4x + 3 और +3 6x - 4 अपॉन LCM क्या लिया मैंने 6x - 4, एक तो ये आ गया, होल अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास 6x - 4, यहाँ भी LCM लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 4x + 3 - 4 6x - 4, ये बचेगा, और इसके अपॉन में क्या है 6x - 4 जो कि LCM लिया था। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये 6x - 4 से 6x - 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा
4 4 जा 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 अपॉन यहाँ पर क्या बच गया 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16, ये आया। देखो 12 से माइनस 12 से प्लस 12 कैंसिल, 24x से 24x कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 34x और नीचे कितना आ जाएगा 34, 34 से 34 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया देखो एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया x आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ एफ एक्स कितना आ गया हमारे पास x आ गया। क्लियर, ये बात समझ में आई। यही हमें कहना शो करना था, शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और x की वैल्यू हम 2/3 नहीं लेंगे, नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं है, तो वापस हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। यही हमें शो करना था। अब आगे की बात क्या है, इसमें दूसरी बात कह रहा है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ। एफ का इनवर्स क्या होगा हमें ये बताना है। तो एफ का इनवर्स शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे पहले करते आते थे ना, क्या करते थे इनवर्स, मान लेते थे कोई g है, g कोई फंक्शन है y टू x, अभी अभी आपको बताया था ना, क्या करते थे कि कोई फंक्शन f दिया है x टू y और g इसका कोई इनवर्स है y टू x, यानी उल्टा कर देते थे, रिवर्स हो सकता है, जो क्या हो सकता है रिवर्स हो सकता है g y टू x। तो हम क्या कह देते थे कि जी ओ एफ क्या होना चाहिए हमारे पास ix, यानी इस x में से ही आना चाहिए, और एफ ओ जी हमारा क्या हो जाता था y, या फिर हम क्या कहते थे आई वाई, ऐसा हम कहते थे। तो हम कह देते थे क्या है कि ये फंक्शन क्या है, इसका इनवर्स, जी क्या हो जाएगा एफ का इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स हो जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। हम यहाँ पर क्या मानेंगे, एक जी एक नया फंक्शन मानेंगे और हम क्या करेंगे उसको हम इनवर्स के बराबर लेकर आएंगे। कैसे, देखो जैसे आप ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, हम क्या करते थे हमेशा कि जो फंक्शन हमारे पास दिया होता था एफ एक्स, उसको हम वाई के इक्वल मान लेते थे। जैसे हमारे पास ये फंक्शन दिया होता था, याद करो पीछे के क्वेश्चंस चेक करो कि जब भी हम इनवर्स प्रूफ करने जाते थे पहला स्टेप हमारा क्या होता था कि जो एफ एक्स हमारे पास दिया उसको वाई के इक्वल रखते थे। ठीक है, वाई के इक्वल रख करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे इन टर्म्स ऑफ वाई, यही करते थे। अभी यहाँ पर क्या है देखो वाई की, इसको अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई कर दूँ तो वाई की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स। फिर हम क्या करते थे, उसको x की वैल्यू फाइंड करते थे इन टर्म्स ऑफ y, फिर उसके लिए हम चेक करते थे कि क्या आता है। ठीक है, तो पहले स्टेप क्या करते हैं, हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं। क्या करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हमारी पहली स्टेप यही होती, ज़्यादा नहीं सोचना, स्टेप टू स्टेप करते चलो, अपने आप आंसर आ जाएगा। कैसे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और एफ एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पर 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, ये आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, तो हम इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। देखो 6x माइनस 4 को इधर लेके जाओगे क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू आई 6x माइनस 4। तो ये कितना आ गया देखो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 6xy माइनस 4y, यही आएगा। ठीक है, अब एक काम करो, इसको 4y को इधर ले आओ, x को इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 6xy माइनस 4x, ये आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया देखो 3 प्लस 4y इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 6y माइनस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, देखो 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास x की वैल्यू, और y क्या होना चाहिए हमारे पास, इज नॉट इक्वल टू 2/3। देखो x की वैल्यू भी यही है, और हमारे पास fx क्या आया था, ये आया था, जो कि जिसको हमने क्या माना था y, इसको हमने y मान लिया था ना, इसको हमने अभी y माना, तो y की वैल्यू भी यही है और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि बिल्कुल एक जैसी आ रही, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। पर जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही आए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही आए। एक बात समझ में आई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4, बट y क्या होना चाहिए 2/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जैसी y की वैल्यू 2/3 यहाँ पुट करोगे ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम जी वाई के इक्वल मान लेंगे, कह देते हैं यहाँ पे लेट जी वाई इज इक्वल टू, नया फंक्शन आ गया ना हमारे पास, y की टर्म्स में हमारे पास आ गया, तो हम क्या कहेंगे, लेट जी वाई इज इक्वल टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 इज इक्वल टू x, एंड फॉर वेयर y इज नॉट इक्वल टू 2/3। ये आया हमारे पास, ठीक है। चलो अब यहाँ तक नोट करो, फिर हम आगे इसकी बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास देखो एफ एक्स आ गया, एक फंक्शन जी वाई आ गया। अब हम क्या करते हैं, इनवर्स प्रूफ करने के लिए हम क्या निकालते हैं, जी ओ एफ निकालते हैं। जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स होना चाहिए या एक्स आना चाहिए, और हम जी ओ और एफ ओ जी निकालते हैं जो कि इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो हम कह देंगे कि ये जो जी हमने माना है जी वाई, ये क्या है, इसका इन्वर्स है, किसका, एफ का इन्वर्स फंक्शन है। तो हम वो भी करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ये है, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, देखो लेट हमें क्या निकालना है यहाँ पे, जी ओ एफ एक्स निकालना है। पहले क्या हम निकालते हैं, जी ओ एफ एक्स। तो जी ओ एफ एक्स कितना हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे ही लिखेंगे हम। अब जी ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, ये देखो जी वाई जैसा फंक्शन है ना, ये रहा जी वाई, यहाँ y की जगह y है और यहाँ पर एफ एक्स आ गया, तो हम क्या करेंगे, y की जगह क्या रख देंगे, एफ एक्स रख देंगे। y की जगह पर क्या रखेंगे, एफ एक्स रख देंगे। तो देखो कैसे रखेंगे, क्या है हमारे पास 4y प्लस 3, 4y की जगह पर क्या रखेंगे, एफ एक्स प्लस 3 अपॉन 6 एफ एक्स माइनस 4, ऐसे करेंगे हम, ठीक। अब एफ एक्स क्या था हमारे पास, एफ एक्स था, ये था 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो एफ एक्स की जगह पर ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, कितना आ जाएगा, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6, कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4, ठीक। अब सिंपल कैलकुलेशन, सेम टू सेम वैसी कैलकुलेशन है जैसे अभी अपन ने करी थी, तो हम इसको फटाफट कर लेते हैं। कैसे हो जाएगा, देखो कि यहाँ पर एक तो 6x माइनस 4, तो इसका क्या हो गया, एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 4 इंटू 4x प्लस 3 प्लस 3 इंटू 6x माइनस 4। ऐसे यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 4 6x माइनस 4 अपॉन में क्या आ गया, ये 6x माइनस 4, ये आ गया। अब यहाँ से गौर से देखो, ये 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16x प्लस 12 प्लस 18x, हाँ 18x माइनस 12 अपॉन 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16, ये आएगा हमारे पास, प्लस 16, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, 12 से 12 कैंसिल, 24x से 24x कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 34x अपॉन 34, हाँ तो ये कट गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, देखो जी ओ एफ एक्स आपको क्या मिला, x मिल गया, ठीक है। एक स्टेप तो हमारी क्लियर हो गई कि हाँ जी ऑफ एफ एक्स हमें क्या मिल गया, x मिल गया। अब हम अगला क्या निकालेंगे, एफ ओ जी एक्स, क्या निकालेंगे, एफ ओ जी एक्स। तो एफ ओ जी एक्स निकालते हैं पहले, देखो क्या आता है, ठीक है। एफ ओ जी एक्स नहीं वाई, एफ ओ जी वाई होगा, क्योंकि जो बाद में होता है उसी के हम फंक्शन लेते हैं, जो बाद में होता है उसी के ही हम इनपुट लेते हैं, उसी के डोमेन लेते हैं। तो इसके डोमेन क्या है, वाई है, तो एफ ओ जी वाई कितना हो जाएगा, देखो एफ ओ जी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी वाई, यही लिखेंगे। यानी ये क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, एफ एक्स, यानी जहाँ पर एक्स था वहाँ पे हम क्या रख देंगे, जी वाई रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 GY प्लस 3 अपॉन 6 GY
-4। ये आ गया आपको समझ में? क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी नहीं करना, अब जी वाई की वैल्यू रखनी है और फिर से कैलकुलेशंस वैसे ही करनी है। बस कैलकुलेटिव पार्ट है थोड़ा सा, इसलिए लेंदी हो रहा है, बाकी हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। एक ये सिंपल सी क्वेश्चन है। तो अब देखो क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो जी वाई की वैल्यू रखो, कितना है जी वाई हमारे पास है 4y + 3 अपॉन 6y - 4 +3 है यहाँ पर, अपॉन में कितना आ जाएगा 6y की जगह पर क्या रख देंगे 4y + 3 अपॉन में 6y - 4, यहाँ पे कितना आ गया -4 आ गया। ठीक है, कितना आ गया -4 आ गया। अब देखो क्या है, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, देखो क्या आ गया, फिर से वही एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा ये 4y + 3 + 3 6y - 4 अपॉन 6y - 4 होल अपॉन कितना हो जाएगा ये 6 × 4y + 3 माइनस में 4 × 6y - 4, इसके होल अपॉन में 6y - 4। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो 6y - 4 से 6y - 4 कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16y + 12 + 18y - 12 अपॉन 24y + 18 - 24y + 16, ये आएगा। देखो 12 से 12 कैंसिल, 24y से 24y कैंसिल, सेम टू सेम वैसा ही कैलकुलेशन है यहाँ पर भी। कितना आ गया 34y / 34। तो FOGY कितना आ गया अपने पास, FOGY कितना आ गया, y आ गया। ये देखो, अब इन दोनों को देखो, g(f(x) कितना आ गया, x आ गया, FOGY कितना आ गया, y आ गया। तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूं कैसे, अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं, क्या आया हमारे पास कि एक तो आया g(f(x) इज इक्वल टू x इज इक्वल टू i कितना आएगा इज इक्वल टू ix, और FOGY हमारे पास कितना आया, FOGY इज इक्वल टू y और कहाँ से आया अपने पास FOGY इज इक्वल टू y इज इक्वल टू IY। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि हमने डेफिनेशन पढ़ी, अगर ये आ जाता है तो हम क्या कह देते हैं कि g क्या हो गया, इसका एक इन्वर्टिबल फंक्शन, या हम कह सकते हैं कि f क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। f क्या है कि तो यहाँ पर लिख देते हैं f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। f क्या है, एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, g इज इक्वल टू f इनवर्स y, g इज इक्वल टू f इनवर्स y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका gy, भाई हमने जो माना था ना gy, वही तो क्या है, इसका इनवर्स फंक्शन है। f इनवर्स y इज इक्वल टू gy, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या आया था हमारे पास आंसर, क्या आया था, ये आया था 4y + 3 अपॉन 6y - 4, ये क्या आ गया इसका इनवर्स। ठीक है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, तो f इनवर्स कितना आ जाएगा, gy जो हमने निकाला था वही क्या होगा, इसका इनवर्स होगा 4y + 3 इज इक्वल टू 6y - 4, वही होगा। ठीक है, कैसे होगा, कैसे होगा, देखो कई बार पूछते हैं कि fx इज इक्वल टू y, अपन लिखते हैं ना fx इज इक्वल टू y होगा, तो f इनवर्स y क्या हो जाएगा अपने पास, x ही तो आएगा, f इनवर्स y क्या आएगा अपने पास, x ही तो आएगा, और ये क्या है, x ही तो है, x निकाला था अपन ने y की टर्म्स में, ये अपने पास क्या है, x ही तो है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा अपने पास, इन्वर्टिबल f का इनवर्स ऑफ f क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इजी था, बस थोड़ा लेंदी पड़ा था, बाकी है इजी, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो बस ध्यान से करना है, कैलकुलेटिव पार्ट है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और सिंपल सी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, देखो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स, कि
कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। क्या जो नीचे हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, क्या इनका इन्वर्स है, उसका कारण बताना है। ठीक, अगर है तो हमें बताना है कि रीज़न बताना है कि कैसे होगा इसका इन्वर्स, और अगर नहीं है तो भी रीज़न बताना है कि इसका इन्वर्स क्यों नहीं होगा। ये बात समझ में आई? तो चलिए करते हैं। क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एफ, कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 से 10। ठीक, देखो अगर हम इसको देखें ध्यान से, अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है, क्या दिया हुआ है, 1 10 2 10 3 10 और क्या हो जाएगा 4 10। ठीक है, ये है हमारे पास। अब अगर देखो, अगर आपने पीछे कॉन्सेप्ट समझा है, अगर आप सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हो, सारे लेक्चर्स देखते आ रहे हो सीक्वेंस में, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि किसका इन्वर्स है और किसका नहीं है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा अगर हम मैपिंग से करते हैं। किससे करते हैं, मैपिंग से। देखो क्या दिया है हमारे पास, ये है, यानी ये तो क्या हो गई आपकी डोमेन, यानी इसके अंदर क्या है 1 2 3 4, और इसके अंदर क्या है, केवल और केवल 10 है, यानी 1 10 से रिलेटेड है। देखो ये भी दिया हुआ है 1 10 2 10 3 10 4 10। इसका मतलब भी अभी अभी आपको बताया था जब अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें बताया था कि यानी 1 किससे रिलेटेड है, 10 से, 2 भी 10 से रिलेटेड है, 3 भी है, और 4 भी किससे रिलेटेड है, 10 से रिलेटेड है। ये बात समझ में आई? ऐसा है हमारे पास। ठीक है, तो इससे आपको देखते ही समझ में आ रहा है। पहली चीज़ तो हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन इन्वर्स कब होता है। हमने पढ़ा कि कोई भी फंक्शन इन्वर्स होगा अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। जानते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव हो तो इन्वर्स होगा, और अगर इन्वर्स है तो बाइजेक्टिव होगा। ये हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। तो देखते ही समझ में आ रहा है कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, और 1 1 की क्या डेफिनेशन है कि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज होनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इसमें आता है क्या कि सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अलग अलग इमेज होनी चाहिए। ये तो 1 1 की कंडीशन है। तो पहले हम चेक करते हैं क्या ये 1 1 है। तो पहली स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि अच्छा सबकी इमेज तो है, लेकिन क्या सबकी अलग अलग इमेज है। तो देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, नहीं, सबकी एक ही इमेज है, और वो कितनी है 10। तो यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। और अगर 1 1 ही नहीं है, भले ही चाहे वो ऑन टू हो चाहे नहीं हो, है ना, अगर 1 1 ही नहीं है तो क्या होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा, और अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो उसका इन्वर्स भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हमें बताना है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्या ये ऑन टू है। हाँ, ये ऑन टू है। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो अपने पास कोडोमेन में जो एलिमेंट है उस सबकी प्री इमेज है। ऑन टू तो पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑन टू हो चाहे नहीं हो, 1 1 तो नहीं है, तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका बिल्कुल ठीक इन्वर्स भी नहीं होगा। तो हम इसको रीज़न लिखना पड़ेगा। तो रीज़न लिखते हैं हम यहाँ पर, ये रहा हमारे पास रीज़न, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स इन, या तो डोमेन लिख दो या ऐसे लिख दो, ऑल एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैव सेम इमेज। क्या है हमारे पास, इसकी सेम इमेज है। देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ठीक है, f इज नॉट 1 1। अगर f 1 1 नहीं है तो फिर क्या है, f इज मैनी 1 है। ठीक है, अगर 1 1 नहीं है तो क्या है, ये मैनी 1 है, यानी मैनी एलिमेंट्स की केवल और केवल एक ही इमेज है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनी 1। ठीक, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ रखी है। तो f इज क्या हो गया, मैनी 1 हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, f क्या है, मैनी 1 है, इसका मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए। ठीक है, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, या इसको ऐसे भी लिख लो, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज
बिकॉज f इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, बिकॉज f इज नॉट बाइजेक्टिव, इसलिए इसका क्या है, f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे ही क्या करने हैं, हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही नेक्स्ट देखो g वाला हमें क्या दिया हुआ है, g सेकंड क्वेश्चन। g 5 6 7 8 2 1 2 3 4 1 2 3 4 और क्या दिया हुआ है, g हमारे पास क्या है, 5 4 6 3 7 4 और क्या है 8 2 है, क्या है 8 2 है। क्लियर है, क्या आएगा हमारे पास, ये दिया हुआ है। तो अब देखो इसकी मैपिंग करके देखते हैं क्या आता है। वैसे तो देख के समझ में आ जाएगा, पर फिर भी हम मैपिंग करेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। 5 6 7 8 और क्या है 1 2 3 4। तो इससे देखो 5 किससे रिलेटेड है, 4 से, 6 किससे है, 3 से, 7 किससे है, 4 से, और 8 किससे है, 2 से। 8 किससे है, 2 से। अब यहाँ पर देखो क्या है, 5 और 7 की तो एक ही इमेज है, तो ये 1 1 नहीं है। दूसरा कि ये कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट खाली रह गया, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो ना तो ये 1 1 है, ना ही ऑन टू है, और इसलिए ना तो 1 1 है, ना ऑन टू, तो बाइजेक्टिव भी नहीं है, और बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इन्वर्स भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे कि बिकॉज क्या लिखा है, 5 और 7, बिकॉज 5 and 7 हैज सेम इमेज इन कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर क्या है, इसकी सेम इमेजेस हैं, पहली चीज तो। ठीक है, इसलिए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। दूसरा कि जो कोडोमेन के अंदर 1 है उसका कोई भी वो डोमेन के अंदर किसी से भी अटैच्ड नहीं है, उसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1 हैज, या ऐसे लिख लेते हैं 1 इज नॉट अटैच्ड, 1 is not attached with any element in domain। ठीक है, ये डोमेन के अंदर किसी भी एलिमेंट से अटैच्ड नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये, इट इज नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू भी नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ये जी फंक्शन है, ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर जी इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि G इज नॉट बाइजेक्टिव, G इज नॉट बाइजेक्टिव, G इज नॉट बाइजेक्टिव। अब अगर G बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ G डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ G डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन इसका, तब तक के लिए इसको एक बार नोट करो। ठीक है, अब बात करते हैं इस थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखो एक तो हमें दिया हुआ है h,
एच कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 2 3 4 5 2 7 9 11 और 13, ठीक है। और h इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2 7 3 9 4 11 और 5 13। अब देखो इसको देखते ही समझ में आ गया कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू भी यानी बाइजेक्टिव है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर भी हम क्या करते हैं, एक बार मैपिंग से कर देंगे जो कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इजी वे में समझ में भी आएगा। तो ये क्या हो गया, देखो हमारे पास 2 3 4 7 है, ये कितना है, 2 3 4 5 है, 7 9 11 13 2 7 3 9 4 11 5 था, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं अपने पास, 2 3 4 5, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या है, 7 9 11 13, 7 9 11 13, तो 2 2 7 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, 4 11 से रिलेटेड है और 5 13 से रिलेटेड है। कहाँ से लिखा, इसको देख के लिखा, ठीक है। इसका मतलब देखो समझ में आ रहा है कि डोमेन के अंदर सभी एलिमेंट्स की इमेज है, वो भी अलग अलग इमेज है, यानी 1 1 है। और को डोमेन के अंदर सभी एलिमेंट्स हैं जो कि डोमेन के अंदर किसी न किसी एलिमेंट से अटैच्ड है, यानी सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बिल्कुल ठीक, ये क्या हो गया हमारे पास 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, बिकॉज एवरी एलिमेंट in domain has different images, different image and every element in codomain is attached with some elements in domain, with some elements in domain, ठीक है। therefore H is 1 1 on 2। अगर 1 1 on 2 है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि H इज बाइजेक्टिव। H फंक्शन क्या है हमारा, बाइजेक्टिव है, H इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे hence inverse of H is exist, ठीक है। इनवर्स ऑफ H इज एग्जिस्ट, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो कि इनवर्स ऑफ H इज एग्जिस्ट बिकॉज H इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो H इज बाइजेक्टिव, हेंस इनवर्स ऑफ H इज एग्जिस्ट। तो हमने कर दिए ये 3 क्वेश्चंस, यानी हमारे पास क्या आ गया, ये 5वें का जो 3 क्वेश्चन थे, हमें बताना था कि कौन सा फंक्शन किसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो देख कर ही पता चल जाएगा, ये तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। पीछे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो और बढ़िया नंबर लेके आओ, खूब आगे बढ़ो, ठीक है। और अपना नाम तो रोशन होगा ही होगा, माँ बाप का भी नाम खूब रोशन करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल राधे राधे, जय श्री कृष्णा,